लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आंकड़ों की अगर बात कर लें आप तो 24 घंटे में 3290 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 1041 नए कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 14 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। और कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 16,496, लगभग 16,500 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। तो आंकड़े ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना की ये दूसरी लहर कितनी घातक साबित हो रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। शैलेश, ये बताइए कि आंकड़े डराने के लिए काफी हैं, टेस्टिंग की क्या स्थिति है, जो रिपोर्ट्स आनी है उनमें कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, इस तरीके की डिटेल क्या है? निश्चित रूप से अगर बात करें लता, तो जो आंकड़े हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। बद से बदतर होते जा रहे हैं जो मामले हैं। जिस तरह से रोजाना संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, वो बताने के काफी है कि कोविड के केसेस कितने ज्यादा फैल चुके हैं। ये अच्छी बात है कि लगातार चाहे प्रदेश स्तर की बात करें या लखनऊ की बात करें, जहाँ सबसे ज्यादा केस है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। और उसका एक मकसद है कि जल्द से जल्द जितने भी ऐसे केस है उनको चिन्हित करके आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्टेड ना कर पाए। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो मार्च से लेके और अप्रैल, 1 महीने के वक्त में जिस तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है वो वाकई में चिंता की बात है। क्योंकि मार्च में, जब 1 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में 15-20 इस तरह केस आया करते थे, लेकिन आज एक दिन में 1000 से ज्यादा केस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तब 100 से नीचे केस एक दिन में आया करते थे। आज की संख्या 3500 के करीब पहुंच चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो वो 2000 से 2500 के आसपास थे, जो आज 16,500 पहुंच चुके। तो अगर हम तुलना करें और देखिए 1 महीने में जिस तेजी से बढ़ा है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा चिंता की है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पहले अगर हम बात करें तो हालत ये आ गई थी कि एक दिन ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश में किसी भी कोविड पेशेंट की मौत नहीं हुई थी, उसके बाद 1-2 इस तरह। लेकिन आज बड़ी चिंता है शैलेश, देखिए ना, वैक्सीनेशन भी चल रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की दर भी अच्छी, स्पीड भी अच्छी, बावजूद इसके इन आंकड़ों के बढ़ते जाने पर विभाग की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, कोई सफाई आ रही है कि क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, विभाग का साफ ये कहना है कि हम लोगों ने जो सैंपलिंग है वो बढ़ाई है और इसी का नतीजा है कि जब सैंपल बढ़ेंगे तो आंकड़े भी अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लोग इतने इन्फेक्टेड हैं। यानी ये अच्छी बात है कि प्रयास किया जा रहा है सैंपल ज्यादा से ज्यादा लिए जाए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं कि जब सैंपलिंग ज्यादा होती है तो इतने केस निकलकर सामने आते हैं। होली के दिनों में बात करें, 2 दिन में 65,000 के आसपास सैंपल टेस्ट हुए एक दिन में, तो केस आते हैं 900, 1000, 1200। आज तो संख्या 1 लाख। प्राइमरी लेवल पे जो बचाव की बात होती है उससे बात आगे बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि रोकथाम के लिए क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं। शैलेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे आग की घटनाएं भी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। भीषण आग की चपेट में आने से कई बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ये 4 जिलों की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली अमेठी से है। गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लग जाती है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग जब विकराल होने लगी तो दमकल कर्मी नहीं पहुंचे। तो लोगों ने खुद ही आग बुझाने की मशक्कत करते वो नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, पोल्ट्री फार्म की है। अचानक आग लगती है, 10,000 मुर्गी की जलकर मौत हो जाती है। तीसरी तस्वीर लखनऊ अमीनाबाद इलाके की, गर्ल्स कॉलेज की, हॉस्टल के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लग गई। तो वही आखिरी तस्वीर एटा जिले की है। बिजली विभाग की लापरवाही किसानों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। जगह जगह से तस्वीरें आती है, खबर आती है। और अब यहाँ देखिए, हाई टेंशन तार टूट कर गिरने से फसल आग के हवाले हो गई। इसके अलावा भी आग के तांडव की और तस्वीरें, लेकिन ये विकराल स्वरूप 4 जिलों से देखने को मिला। देखिए और अंदाजा लगाइए कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है, लेकिन आग की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। तो वाकई इस आग को तांडव ही कहा जाएगा। अचानक से तापमान बढ़ना है और भयंकर आग की तस्वीरें और खबरें ऐसे सामने आ रही हैं। देखिए जरा, आग के भयंकर रूप ने कहां किस कदर तबाही मचाई है, इन 6 तस्वीरों से समझिए। हाथरस, पूरी फसल बर्बाद हो गई। कानपुर, कबाड़ गोदाम में आग लग गई। बलरामपुर, ट्रांसफार्मर आग के हवाले हो गया। गोंडा, आशियाने जलकर खाक हो गए। अलीगढ़, बिजली लाइन की चिंगारी से खेत आग के हवाले। छठी तस्वीर औरैया से, जहां बिजली विभाग के स्टोर में अचानक आग लगती है और यह आग इतनी भयानक हो जाती है। देखिए किस कदर आग की ये खबरें चिंता में डालती हैं कि अभी तो बस
अप्रैल आया है। हालांकि गर्मी और तापमान की बात करें तो कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काफी रहा है। जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड मार्च में टूटा है, जिस तरह का तापमान देखने को मिला। लेकिन ये आग की तस्वीरें भी हमें कहीं ना कहीं खबरदार भी करती हैं। और मुख्तार को बांदा जेल में रखने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। मुख्तार को ज्यादा दिनों तक बांदा जेल नहीं रखा जा सकेगा। मुख्तार को बांदा जेल में रखने के पक्ष में बड़े ऑफिसर्स नहीं हैं। अफसरों ने सुरक्षा का हवाला देकर शासन से यह सिफारिश की है कि मुख्तार के मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है। तो अमला संतुष्ट नहीं है। बांदा जेल में मुख्तार के आने पर ज्यादा दिन तक इसे रखा जा सकेगा। इस मामले को और मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑफिसर्स ने कहा है कि ज्यादा दिन नहीं रख सकते मुख्तार को इस जेल में। अफसरों की राय यह है कि बांदा जेल में लाए जाने के बाद मुख्तार को किसी सेंट्रल जेल में ही रखा जाए। मुख्तार को लाने के मद्देनजर बांदा जेल में कई व्यवस्थाओं में बदलाव भी कराया गया है। माफिया घोषित किए गए पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जल्द ही पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जेल और पुलिस महकमे से जुड़े कई बड़े अफसरान सुरक्षा के लिहाज से बांदा जेल को ज्यादा मुफीद नहीं मानते और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सिफारिश की है कि मुख्तार अंसारी को औपचारिक तौर पर बांदा जेल लाए जाने के बाद किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, उसे ज्यादा दिनों तक यहाँ ना रखा जाए। दरअसल अधिकारियों ने इसके पीछे कई ठोस वजहें बनाई हैं, कई आधार दिए हैं। उनका कहना है कि बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, कोई स्पेशल सेल नहीं है। इसके साथ साथ बांदा जेल में जो कैदी बंद हैं, जो बांदा जेल की क्षमता है उससे 2 गुना ज्यादा कैदी इन दिनों वहां की जेल में बंद हैं। बांदा जेल का जो अस्पताल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। वहाँ गंभीर बीमारियों के इलाज के कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। इतना ही नहीं, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और सरकार से यही सिफारिश की गई है कि मुख्तार अंसारी को ज़्यादा दिनों तक बांदा की जेल में ना रखा जाए और उसे किसी सेंट्रल जेल में रखा जाए। और सबसे ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा जा सकता है। एक तो नैनी सेंट्रल जेल सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी पुख्ता मानी जाती है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ही मुख्तार के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में जिले की जेल में रहने पर उसे आसानी से पेशी पर लाया जा सकेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। जेल में बंद पीएफआई के 5 सदस्यों को कोर्ट पेश किया गया है। एसटीएफ चार्जशीट को लेकर मथुरा कोर्ट पहुंची है। एसडीएम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। तो 5 पीएफआई के सदस्यों के मामले में चार्जशीट लेकर पहुंच चुकी है। एसडीएम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, जहां एसटीएफ चार्जशीट लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंच चुकी है इन 5 पीएफआई सदस्यों की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। फतेहपुर पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर निगरानी की है, जिसमें पुलिस को 128 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी के बाद छापेमारी की गई, तो जहां महिला समेत 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा 15 कुंटल लहन के साथ अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। ग्राम कंजरन डेरा मजरे डोनारा में दबिश देकर 2 अभियुक्तों को लगभग 105 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार अभियुक्त पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। साथ ही बकेवर थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर अवैध शराब बनाने की भट्ठी एवं उपकरण तथा कच्ची शराब एवं अपमिश्रित शराब बनाने के सामान यूरिया एवं फिटकरी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। उधर सीतापुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर निगरानी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देहात कोतवाली पुलिस ने भांडाफोड़ कर 15 असलहा और 18 आधे बने हुए असलहे बरामद किए हैं।
साथ ही अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी आने वाले पंचायत चुनाव में खपने के लिए ये असलहे बना रहे थे, जिन्हें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर सहित आसपास के जिलों में सप्लाई करना था। और इधर मथुरा के थाना बरसाना इलाके में गांव हथिया में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए अलग अलग 2 जगहों से भारी मात्रा में अधबने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अधबने हथियार, कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल लिए जाने वाले उपकरण बरामद किए गए। थाना बरसाना के ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम असलम सनाफ सुब्बा उम्र 45 वर्ष एवं आमिर सनाफ असलम उम्र 26 वर्ष है। दोनों ही ग्राम हथिया के निवासी हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 1 बंदूक 12 बोर एवं 3 तमंचा 315 बोर बरामद हुए हैं एवं 11 कारतूस 12 बोर एवं 9 कारतूस 315 बोर के भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं एवं अधबने तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ की सरथना पुलिस की पेशी के दौरान फरार हुए अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंग रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों पर 2 दिन पहले ही हाई स्कूल की छात्रा के साथ गैंग रेप और उसकी हत्या के आरोप थे, जिस पर पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखन और विकास नाम के इन आरोपियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां से दोनों आरोपी पेशी पर गए हेड कांस्टेबल की पिस्टल लूट कर फरार हो गए। इसके बाद से दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी। घेरेबंदी के दौरान लखन और उसके साथी विकास ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में दोनों पकड़े गए। ये जो छात्रा के साथ दुष्कर्म का जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसका जो मुख्य आरोपी है लखन, उसको न्यायालय में पेश करवाया जा रहा था। पेश करवाने के दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। उसमें कॉम्बिंग की गई, जिसमें उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उसमें उसके पाँव में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 ही लुटेरे इनामी घायल हुए हैं। दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम है। ये मुठभेड़ सरथना क्षेत्र में हुई, जहां रोकने पर लुटेरे पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी। एक मौके से फरार जरूर हो गया। पकड़े गए लुटेरों के पास से हथियार, नगद बरामद हुए हैं। दोनों का नाम सोनू सैनी और ताज मोहम्मद है। पिछले दिनों सरथना क्षेत्र में लूट की वारदातों में ये शामिल। बड़ी खबर, धनंजय सिंह के आवास पर जौनपुर पुलिस का छापा। शास्त्री नगर के आवास पर छापेमारी की खबर मिल रही है। आधा दर्जन गाड़ियों के साथ फोर्स पहुंची थी और धनंजय सिंह के आवास पर जौनपुर पुलिस के छापेमारी की ये खबर मिल रही है। तस्वीरें भी हैं, जहां शास्त्री नगर के आवास पर पुलिस टीम ने छापा मारा है। करीब आधा दर्जन गाड़ियों के साथ पुलिस फोर्स पहुंची और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी जावेद से लेते हैं। जावेद, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है? एक घंटा पहले 6 गाड़ियों से फोर्स आई थी। इसमें एडिशनल एसपी थे और ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ की भी कोई टीम थी जो छापा मारने यहाँ पहुंची थी। छापा मारने के दौरान पूरे घर की तलाशी ली गई, एक कमरे को तलाश किया गया। जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे उनका नाम पता पूछा गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये छापेमारी किस लिए की गई है। ये भी हम बता दें कि आज ही अब से करीब 3 घंटा पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने नामांकन दाखिल किया है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में। तो ये भी बड़ा पेचीदा सवाल है कि नामांकन के बाद छापेमारी हुई है, किस मुद्दे पर छापेमारी हुई है। हालांकि जमानत मिली है, उस पर भी सवाल उठे हैं धनंजय सिंह की जमानत पर। तो कई टीम ने जो छापेमारी की, हालांकि कुछ यहाँ से हासिल नहीं हुआ है। ये सबको पता था कि धनंजय सिंह आवास पर नहीं है, उसके बाद भी ये छापेमारी की गई है। ये शहर के अंदर आवास है धनंजय सिंह का। जी जावेद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छापेमारी की खबर धनंजय सिंह के आवास पर।